हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी वीडियो रहने वाली है जो आने वाले एक साल के लिए किसी भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक जो रहेगा और यहाँ से भर भर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वाली वीडियो अपने एंड तक देखनी है। जितनी सारी चीज़ें यहाँ से आप रट सकते हो रटनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगी ये, और जितनी रट सकते हो रटो। कम से कम एक दो क्वेश्चन आपको मिनिमम हर एक एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे आने वाले एक साल के एग्जाम में, चाहे वो जेके एसएसबी हो या फिर जेके पीएससी हो। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं वो रटो, कहीं पे लिख के भी आप रख सकते हो। बाद में अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। एज वेल एज जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहाँ पर ज्वाइन करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और फिर खुद भी पढ़ सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा आपने कैसे पढ़ना है, फिर बाकी चीज़ें आपने खुद ही कवर करनी है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए। चैनल पे नए हो, जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप आने वाले जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए हमारे फ्री मॉक टेस्ट इसी चैनल पे चल रहे हैं, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जेके पीएसआई और आने वाले डिफरेंट जेके एसएसबी और जेके पीएससी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे फ्री क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा बजट सेशन चल रहा है और आज ही के दिन 7 मार्च 2025 हमारा फर्स्ट यूटी का बजट पास हुआ है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। वैसे अगर आपने मेरी बजट वाली वीडियो देखी होगी, काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने देखी है, बट अगर आपने देखी है तो वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जाके वो वाली टर्म्स देख लो, वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देख लो। जो सेंटर का हमारा यूनियन बजट पास हुआ था वहाँ पर वो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, बट ऊपर ऊपर से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, समझ लेना, उसके बाद आपको आसानी होगी, ठीक है। रिसीट क्या होता है? तो रिसीट होती है हमारी इनकम, ठीक है। इसको हम रिसीट्स बोलते हैं। हमारी इनकम जो हमारी आमदनी है उसको हम रिसीट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा, ठीक है। ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस है, पहले आप टर्म समझो। रेवेन्यू होता है अगर हम रेकरिंग बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब मान लो अगर हम एक साल के अंदर वो चीज़ कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। अगर हम एक साल के बाद कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक साल के अंदर हम खर्चा भी कर सकते हैं, एक साल के अंदर हमारी इनकम भी आ सकती है। अगर तो इनकम है हमारी एक साल के अंदर तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और अगर हमारे खर्चे हो रहे हैं एक साल के अंदर तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही अगर हमारी इनकम हो रही है एक साल के बाद, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है, उसको हम बोलेंगे इनकम हो रही है तो कैपिटल रिसीट। अगर हमारे खर्चे एक साल के बाद होने वाले हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, उनको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल चुका होगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आई, एक बार वीडियो को रिपीट कर लो, पीछे जाओ, दोबारा से सुनो, आपको समझ आ जाएगी। नव ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब जो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स हैं आने वाले पिछले साल में वो कितनी हुई हैं, तो यहाँ पे बताया गया है रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारा रेवेन्यू इनकम हुई है वो हुआ है यहाँ पे 97,982 करोड़, ठीक है। फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है, ये फिगर्स पढ़नी ही पड़ेंगी आपको, रटनी ही पड़ेंगी, और कोई चारा नहीं है आपके पास। कैपिटल रिसीट्स जो हमारी हुई है वो कितनी है, 14,328, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट मैंने आपको बता दिया क्या मतलब होता है, एक साल के अंदर जो हमारी इनकम हुई। कैपिटल रिसीट जो हमें एक साल के बाद हुई, ठीक है। मतलब कि उसको जो काफ़ी टाइम से हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होंगे जो 4-5 सालों से चल के आ रहे हैं, उन पे जो इनकम जनरेट हुई है तो वो कितनी है, 14,328 करोड़। उसके बाद अगर हम खर्चे की बात करें तो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है पिछले साल में, 2024 से लेके 2025 तक कितना हुआ है, तो यहाँ पे दिया गया है वो है 79,703 करोड़। और अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, वो हुआ है 32,607 करोड़। बेसिक आपको समझ आ गई। टोटल अगर यहाँ पे हम देखें तो टोटल यहाँ पे बराबर ही है। बजट डेफिसिट जो है इन्होंने यहाँ पे 0 दिखाया हुआ है, तो बजट डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, या फिर टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। खर्चा कितना हुआ और हमारी इनकम कितनी हुई, उसको जब हम वो करते हैं, माइनस करते हैं, हमारे पास निकल के आता है बजट डेफिसिट। तो इन्होंने यहाँ पे 0 दिखाया है, बट ये ट्रू फिगर नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे कितना है, तो फिस्कल डेफिसिट आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर ये भी हो जाएगी। ये है 8,596 करोड़। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये होता है कि एक्सपेंडिचर, खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा माइनस रिसीट्स, इनकम कितनी हुई है, प्लस यहाँ पे हम इसके साथ एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम जो बोरोइंग की होती है ना, ओवैसी अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये इनकम वाली साइड जो गवर्नमेंट है वो बोरोइंग भी दिखाती है। जैसे कि लोन वगैरह कहीं से उठाता है तो उसको ये बोलते हैं ये हमारी इनकम है, बट एक्चुअल में ये इनकम नहीं है, ये बाद में कहीं ना कहीं उन्हें रिटर्न करना ही है। तो उसको जब हम यहाँ पे माइनस करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, तो हमारे पास फिर निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट। आई होप आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा।
नाउ ये भी फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट आपने याद रखना है कितना है, ₹8,596 करोड़। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, मतलब अगर मान के चलो हमारा 100% जीडीपी है, उसमें हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो वो 11.31% है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरीके से अच्छा भी माना जाता है, इसलिए क्योंकि इससे हमारे एसेट डेवलप होते हैं, एसेट जनरेट होते हैं और बाद में इससे हम इनकम फर्दर जनरेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा साइन होता है कि आप जितना खर्चा कर सकते हो वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करो, ठीक है। और ये भी आपने फिगर याद रखना है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितनी है, फिर से इंपॉर्टेंट फिगर है, ये है 9.5%। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पे मत बताना, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये आपको रटने ही पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ अब आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खुद ही पढ़ लेना। बाकी मैं आपको अब नीचे बताता हूँ की इनिशिएटिव्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या कौन कौन से की इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स 10 kg पर पर्सन, ठीक है। उसके बाद जो भी AAY फैमिलीज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो कि NC का मैनिफेस्टो भी था कि उन्होंने बताया था 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल AAY फैमिलीज थ्रू ग्रिड कनेक्शन सोलराइजेशन। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन पैसेंजर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस ऑफ JK SRTC, ठीक है, जो भी JK RTC है वहाँ पे फ्री बस सर्विस मिलेगी वुमेन को। एंड ई बसेस ऑपरेटेड बाय स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के अंडर जो भी बसेज आती हैं उसमें वुमेन को फ्री वो मिलेगी, ठीक है। ये बस लेकिन जो गवर्नमेंट के अंडर बसेज है ना, जो गवर्नमेंट बसेज हैं वहीं पर मिलेगी, ऐसी नहीं कि प्राइवेट बसेज में आपको रिजर्वेशन मिलेगी। उसके बाद एग्जेम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाई वेज ऑफ गिफ्ट्स विद इन ब्लड रिलेशन। तो अगर आप ब्लड रिलेशन के अंदर कोई चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट करते हो किसी को, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, ये एक टाइप का टैक्स होता है जो स्टेट लगाती है, तो पहले इस पर टैक्स लगता था, बट अब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। नाउ यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, रिसोर्सेज ऑफ यूटी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी रिसीट्स आती हैं, ठीक है, मतलब कि जो हमारा इनकम आती है स्टेट की, वो कहाँ से आती है, सबसे ज़्यादा शेयर किसका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा शेयर जो है, जो इनकम आती है गवर्नमेंट की, वो कहाँ से आती है, वो आती है सेंटर की तरफ से ग्रांट। जो भी सेंटर की ग्रांट मिलती है ना, आर्टिकल 275 282 आपने पढ़े होंगे और आई होप आपने पढ़े होंगे। JKPSC एस्पिरेंट्स हो तो वैसे डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो बट इतना याद रख लेना आप, जो आर्टिकल 275 और 282 के अंदर फाइनेंस कमीशन बताता है कि आप स्टेट्स और बाकी जो स्टेट्स यूटीज़ हैं वहाँ पे आप उनको ग्रांट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो 41% ग्रांट जो है वो सेंटर की तरफ से आती है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड सोर्स जो है वो है टैक्सेस, जो स्टेट के टैक्सेस हैं। बाकी जो 19% इनकम वहाँ से जनरेट होती है, ठीक है, 19% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। 13% बोरोइंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लोन की शेप में, तो 13% स्टेट लोन भी उठाती है। उसके बाद 11% यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो पैसे आते हैं। उसके बाद ऑन नॉन टैक्स से जो रेवेन्यू आता है, फीस वगैरह जो होती है, उस पर 9% एंड 7% है ARM एसेट मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर से बता दिया, आपने एक तरीके से याद रखना है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, स्टेट का रेवेन्यू है, वो कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सेंट्रल ग्रांट्स, नंबर 2 पे बोरिंग्स नहीं, ऑन टैक्सेस, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट टैक्स भी आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी आएगा, दोनों आएंगे। उसके बाद बोरिंग्स 13%, मतलब कि लोन। उसके बाद आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। एटलीस्ट आपको टॉप के 3 या 4 याद रखने हैं कि गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है। नाउ एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ पे होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो होता है 29% कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 29% कहाँ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, 21% जाता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी पे, 14% यहाँ पे जाता है पेंशन, 8% जाता है पावर परचेज, यहाँ पे 10%, पहले आपने ये याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 पे है सैलरीज, नंबर 3 पे यहाँ पे है कौन सा है ये, अदर्स, ठीक है, नंबर 3 पे अदर्स है, नंबर 4 पे यहाँ पे पेंशन, नंबर अगर अदर्स नहीं दिया होगा फिर आप नंबर 3 पे पेंशन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट, जो भी लोन उठाया है उस पर इंटरेस्ट भी तो चुकाना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया। और नंबर 5 पे आता है यहाँ पे पावर परचेज। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के उसमें दोनों आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, वैसे ही जो इनकम होती है वो दोनों आएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों इनकम यहाँ पे आएंगे, कौन सी, रेवेन्यू इनकम भी, रेवेन्यू रिसीट्स भी, एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स भी, ठीक है। तो ये मेजर कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आप सेक्टर वाइज देख सकते हो कितनी ग्रांट मिली है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, उसमें डिफरेंट नीचे वो आएंगे, डिपार्टमेंट्स आएंगे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर जो है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे फिगर दी गई है। सोशल सेक्टर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक सेक्टर, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर।
ठीक है। तो ये फिगर्स आपने खुद ही याद करने हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कुछ इसमें समझाने वाला कुछ ऐसा है नहीं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एज पर बजट। जम्मू एंड कश्मीर बजट इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहने वाली है नेक्स्ट साल के लिए, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 9.5% हमारा जीडीपी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। ये किसने बताया है, बजट में ये बताया गया है। और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 32,607 करोड़। डिजिटल गवर्नेंस के लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप 4.25 लाख जॉब्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में हैं आई थिंक। मिशन युवा, आईटी एंड ग्रीन एनर्जी बूस्ट। अब ये क्या चीज़ें हैं ये भी आपको मैं नीचे बताऊंगा, ये वैसे नीचे डिटेल में दिया गया है, आपको थ्रू पीडीएफ भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हेल्थ केयर में एम्स कश्मीर के लिए क्या है, सेहत स्कीम में क्या क्या दिया गया है, AI बेस्ड टीबी स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या दिया गया है। एजुकेशन एंड रिसर्च 5,000 किंडरगार्टन को एस्टेब्लिश किया जाएगा और 500 करोड़ बजट दिया गया है फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे बताया गया है किस डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा। यहाँ पे 415 करोड़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए दिया गया है। और इस पर कुछ चीज़ें यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, 19,000 आई थिंक एस्टेब्लिश एंटरप्राइजेज नेक्स्ट 5 ईयर्स, और बाकी चीज़ें आप ये खुद ही पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे जैसे कि इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन बाय प्रमोटिंग हाई डेंसिटी प्लांटेशन इन एप्पल, वॉलनट, आलमंड, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपने खुद ही पढ़नी है। मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये एक एक फिगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको 10 बार रिवाइज करो, 15 बार रिवाइज करो, बट अगर आप चाहते हो यहाँ से आपका क्वेश्चन मिस ना हो तो पढ़ लेना जितनी बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 501, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एक दो बार ऐसे पूरा गो थ्रू कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पे एक दो चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। वो मैं वैसे आपके लिए MCQs भी लाऊंगा यहाँ पे। एक बार आप सभी मुझे बता दो, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, इस पर क्या हम टॉप 100 MCQs करें। टॉप 100 MCQs अगर आप चाहते हो कि इस पर करें तो मैं आपको यहाँ पे 100 MCQs करवा दूँ। सो यहाँ पे 2000 एग्री बिजनेस सेंटर्स जिनको किसान खिदमत घर से बोल रहे हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और स्ट्रेंथनिंग किसान क्रेडिट लोन। उसके अलावा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए क्या है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री के लिए क्या है वो भी आप यहाँ पे खुद ही पढ़ना। उसके बाद फिशरीज़ के लिए क्या है यहाँ पे दिया गया है, वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के लिए क्या है, 600 करोड़ फॉर सेहत स्कीम, ठीक है। कितना है सेहत स्कीम के लिए, 600 करोड़। 825 करोड़ फॉर मशीनरी एंड ड्रग्स, ₹2400 करोड़ प्रोविजन फॉर न्यू मेडिकल कॉलेजेस। तो अच्छा खासा यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस पे मतलब वो किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है। तो ये फिगर्स थोड़े बहुत आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कितना है। और यहाँ पे सेटिंग अप 3 कैथ लैब्स, 1 ईच इन नॉर्थ कश्मीर, पीर पंजाल एंड चिनाब वैली विद द प्रोविजन ऑफ 45 करोड़ एंड हैज़ बीन केप्ट इन द बजट, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है क्या क्या कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, कुछ स्कीम्स वगैरह भी आपने देखनी है। इसके अलावा हम नीचे देखते हैं और क्या क्या है बजट में। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए क्या है, तो यहाँ पे पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 50,000 फैमिलीज़ के लिए जो कच्चा हाउस में अभी रह रहे हैं। इसके लिए बजट कितना है, तो बजट भी आप यहाँ पे पढ़ लेना, 1163 करोड़ इसके लिए रखा गया है फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। उसके अलावा ये जो फिगर्स हैं इसमें से पढ़ लेना, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप खुद ही आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब ये सारे फिगर्स इतने वो हैं कि ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। ईयर 2025 टू बी सेलिब्रेटेड एज J&K ग्रीन मिशन 2025 टू यूनाइट कम्युनिटीज इन मेकिंग विलेजेस क्लीन एंड ग्रीन थ्रू वेस्ट सेग्रीगेशन, प्रॉपर डिस्पोजल एंड वर्मी कंपोस्टिंग। तो देखो डायरेक्टली ऐसे यहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांसेस हैं। ग्रिड कनेक्टिविटी शैल बी रिस्टोर्ड टू द होली श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ जी बाबा टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई थ्रू अंडरग्राउंड केबलिंग। उसके बाद यहाँ पे 5,000 करोड़ फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये जो फिगर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पकलडुल, किरू, कवार, रेटले टू बी मतलब ये कंप्लीट किए जाएंगे 2027 तक, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे बताऊँ टूरिज्म एंड कल्चर के लिए क्या है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा चलो नीचे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब यहाँ पे क्या क्या है, किस एरिया में कैसे टूरिज्म डेवलप होगा, कोई नई अगर यहाँ पे टूरिस्ट साइट जो है डेवलप की जाएगी वो आपको पढ़नी पड़ेगी कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट तहजीब महल। अब पूछा जाएगा तहजीब महल को कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, श्रीनगर। वैसे काला केंद्र क्या है, ये काला केंद्र ये एक मॉडर्नाइजेशन काला केंद्र, इसके बारे में आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, ठीक है। जल शक्ति के लिए कितना है, यहाँ पे 1400 स्कीम्स कंप्लीट की जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊँ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या है वो भी आपको पढ़ना है। एक्चुअली जो आप सबका इंटरेस्ट होगा आई थिंक यूथ के लिए क्या है, मैं एक्चुअली वही देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक्चुअली यूथ के लिए कुछ तो मैंने देखा था, कुछ तो यहाँ पे यूथ, यस यहाँ पे आप देखिए क्रिएशन ऑफ 1,37,000 एंटरप्राइजेज एंड जनरेशन ऑफ अबाउट 4,25,000 jobs over 5 years under mission युवा। A provision of 300 crore has been made for this initiative and training of 3,000
women self-help group members and 2500 youth at the पंचायत to improve financial independence। उसके अलावा क्या क्या है यहाँ पे, बाकी चीज़ें आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर हम देखें यहाँ पे 24/7 एक हेल्पलाइन श्रम मित्र टू बी सेटअप फॉर वर्कर्स ग्रीवेंस। अब यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा श्रम मित्र है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या चीज़ है, तो एक हेल्पलाइन है 24/7 चलेगी ये, किनके लिए है, जो भी वर्कर्स की कोई ग्रीवेंसेज वगैरह हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। 1 लाख यूथ विल बी ट्रेंड ओवर 5 years अंडर प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना 4.0 PM विश्वकर्मा एंड अदर स्कीम्स, ठीक है। 1000 ITIs विल बी अपग्रेडेड अंडर ₹60,000 करोड़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए क्या है, तो यहाँ पे आप बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, जस्ट हाँ ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। किस सेक्टर में कितना दिया गया है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में तो एलोकेशन कितना किया गया है, कितना एलोकेट किया गया है इसको 814 करोड़। हॉर्टिकल्चर को कितना किया गया है 386, आई थिंक 386, यस। उसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ लेना इनिशिएटिव्स इसके अंदर क्या क्या लिए जाएंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए 410, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स के लिए 130, स्टार्टअप के लिए 50, GST रिफंड 450, ट्रेड प्रमोशन 18 करोड़, ये करोड्स में है, ठीक है। मिशन युवा 300 करोड़ ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स 100 करोड़, कनेक्टिविटी जो रोड्स वगैरह हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह है 4132 करोड़, इक्विटी के लिए 642, और बाकी फिगर्स जो भी यहाँ पे हैं वो सारे आप खुद ही पढ़ लेना, मैं आपको PDF में ये सारी चीज़ें दे दूंगा। PM श्री 230, मतलब ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री एंड बाकी जितनी भी हैं यहाँ पे फिगर्स वो आप पढ़ लेना। अब देखो इन सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो फिगर्स आपको एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लें आप सभी। नाउ इन फिगर्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो रेवेन्यू रिसीट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो 2024-2025 में जो हमारी इनकम हुई थी रेवेन्यू में वो कितनी हुई थी 93,405 करोड़, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025-2026 में कितनी होगी वो यहाँ पे दिया गया है। वैसे ये हर एक चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आपको खुद पढ़ना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 83,000 समथिंग करोड़, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 79,000 समथिंग करोड़ यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस ही रहेगा, ठीक है। और बात करें हम कैपिटल रिसीट्स, इनकम कितनी हुई थी कैपिटल में, तो वो हुई थी 17,000 समथिंग करोड़, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 14,000 समथिंग करोड़ हो जाएगी 2026 में, 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर में। और वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है कितना होगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रिसीट्स कितनी है, फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया, इसमें से बोरोइंग को माइनस करके फिस्कल डेफिसिट निकलता है। उसके अलावा देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, रुपी कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, सेंट्रल ग्रांट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑन टैक्सेस, बोरोइंग्स, ये थोड़ा समरी है तो मैंने समरी की शेप में यहाँ पे आपको बताया हुआ है। कहाँ जाता है पैसा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद सैलरीज, उसके बाद अदर्स, उसके बाद पेंशन, उसके बाद इंटरेस्ट जो भी आपने लोन लिया है, उसके बाद पावर परचेज पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट की गई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ 9.5 यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है फॉर 2025-2026 एज पर बजट, जो अभी करंट हमारा बजट है। टैक्सेस एंड रेवेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स कितना आता है हमें, टैक्स एंड रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जीडीपी, जितना हमारा जीडीपी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कमाती कितना है टैक्सेस में, तो वो है 7.47%, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोई फिगर इंपॉर्टेंट है तो वो आई थिंक ऑन टैक्स नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया ऊपर वाला टेबल आप एक बार पढ़ लेना, ये वाला टेबल आपने पढ़ना है, ठीक है। ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल, ये अच्छे से आप पढ़ोगे पूरा टेबल। उसके बाद आप पढ़ोगे ये वाला टेबल, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे ये वाला टेबल। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। बस यहाँ पे आपने इतना ही ध्यान रखना है कि 9.5 यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है 2025-2026 के लिए। ये वाला टेबल आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला टेबल भी आप देखोगे, बस ये वाला आपने याद रखना है 7.47% ऑन रेवेन्यू कंपेयर टू इट्स जीडीपी। ये वाला आप नहीं देखोगे, ठीक है, ये वाला टेबल आपको नहीं देखना है, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद नहीं रख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें ये वाला फिगर, हमने ऑलरेडी यही वाला पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये वाली चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, टॉप वाला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं ये बताऊँ आपको, ये भी नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको आपने एक बार ही ऊपर पढ़ लिया, तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। अब कितना है वो यहाँ पे फिगर में दिया है, करोड्स में दिया है, आई थिंक जैसे करोड्स में दिया है, तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कैपिटल आउटले, छोड़ो इसको भी छोड़ो। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ने कितना ट्रांसफ़र किया है, तो ये वाला याद कर लेना 49,774 करोड़। और अगर हम इसके बाद बात करें जो आपको फिगर याद रखनी है वो कौन सी फिगर्स हैं,
तो यहाँ पे आई थिंक फिजिकल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी ये वाला छोड़ दो, ग्रोथ, ठीक है। ये फिगर्स तो उन्होंने दिए होते हैं, बट इतने सारे फिगर्स आप याद नहीं कर सकते हो और करने भी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको टेबल्स बताए और जो नीचे मैंने फिगर्स बताई, फिर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक सेकंड में आपको बताऊंगा फिर से क्या क्या करना है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कहाँ पे कितना खर्च किया जाएगा ये वहाँ पे भी दिया गया है, तो ये आप वहाँ से करोगे, मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा वेट कर लो। सेक्टर वाइज, ठीक है, सेक्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है, सेक्टर वाइज कहाँ पे कितना होगा, ऊपर से यहाँ पे टॉप थ्री देख लेना, ठीक है। टॉप 3 यहाँ पे कौन से हैं, टॉप 3 ऊपर कौन से हैं, टॉप 3 नीचे कौन से हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो उसके अलावा उतना खास नहीं है, इतना डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। सो दीज फिगर्स, यस, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। सबसे ज़्यादा जो खर्चा होगा ओवरऑल आई थिंक ये सारा है ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, ये वाला फिगर याद रखना आप। सबसे ज़्यादा होगा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा हेल्थ पे जाएगा। नंबर 2 एजुकेशन पे जाएगा। नंबर 3 यहाँ पे हायर एजुकेशन पे जाएगा 1.69, और नंबर 4 आई थिंक फूड एंड, ठीक है, नंबर 4 फूड एंड इस पे जाएगा। टॉप 4 5 अपने, नो एक सेकेंड, यहाँ पे ये भी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। टॉप 4 एटलीस्ट आपको याद रखने है कि किस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो एजुकेशन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे एजुकेशन टॉप पे है, यहाँ पे हेल्थ नंबर 2 पे है, 3, और उसके बाद अगर मुझे कोई दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे हायर एजुकेशन। तो ये 4 आपने यहाँ भी याद रखने हैं। हायर एजुकेशन में टॉप पे कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में टॉप कौन सा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में टॉप खर्चा हमारा कहाँ पे होगा, तो वो चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस यहाँ भी देख लेना आप, वो तो सोशल सेक्टर था। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा फाइनेंस, उसके बाद पब्लिक वर्क, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं सेक्टर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, वो आप खुद ही पढ़ लेना। बाकी मैंने मेन चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। सो यस, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। यहाँ पे ये भी आप ध्यान देना, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट एंड डेट सर्विसिंग। मतलब आपने पहले एक बार फिजिकल डेफिसिट निकाला, अब फिजिकल डेफिसिट में आपने लोन तो लिया है, ठीक है, वो आपने लिया है, बट कुछ पुराना लोन है, उस पर भी तो कर्जा आपने वापस चुकाना है। अब वो जो कर्जा चुकाना है उसको भी जब आप निकालोगे तो आपका आएगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, थोड़ी फैंसी टर्म्स हैं, उतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस फिजिकल डेफिसिट याद रखना, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है, ये यूपीएससी की टर्म्स है, ये इतना डीप फिर डेप्थ में वही पूछते हैं। बट ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे मेन चीज़ें जो भी हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें मेन चीज़ें जितनी भी हैं वो एटलीस्ट पढ़ना, और जो मैंने आपको ऊपर टेबल्स बताया वो पढ़ना, और ये वाला टेबल पढ़ना कि किस डिपार्टमेंट में कितना दिया गया है, किस स्कीम के अंडर किसको कितना दिया गया है, ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये मेरी साइड से था। बाकी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बाकी आज शाम को हमारा 10 बजे मॉक टेस्ट होगा फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, ठीक है। डेली 10 बजे होता है रात को लाइव, तो उसके लिए आप आ जाना जो भी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।